नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। तीसरे चरण के चुनाव के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और जिसका फैसला 4 जून को होगा। तीसरे फेज की वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले 2 फेज में मतदान की धीमी रफ्तार ने तीसरा चरण आते आते ही प्रतिशत का आंकड़ा बीते चुनाव के बरक्स आकर खड़ा हो गया। पिछले बार के चुनाव में 67% वोटिंग हुई थी और इस बार कमोबेश उसी के इर्द गिर्द वोटिंग का आंकड़ा आकर टिक गया है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 65% मतदान दर्ज हुआ है। इसमें अभी 1 से 2% का इजाफा फाइनल आंकड़े के आने के बाद प्रबल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी वोटिंग को लेकर जनता को जागरूक करने का काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तीसरे फेज में इतनी तेज वोटिंग कैसे हुई। बीजेपी के लिए तीसरा फेज कितना अहम है। तमाम लेफ्ट लिबरल और यूट्यूब के कुछ पत्रकारों ने यह थ्योरी देनी शुरू कर दी थी कि कम वोटिंग का नुकसान बीजेपी को होगा। तो थोड़ा सा धन्यवाद उन्हें भी बीजेपी को कर देना होगा कि जिनकी वजह से बीजेपी के वोटर बाहर निकले। तीसरे चरण बीजेपी के लिए काफ़ी अहम था क्योंकि इसमें अधिकतर सीटें उसी के पास थी। वोटिंग कम हुई तो किसके वोटर कम निकले, इसका साइंटिफिक डाटा का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पहले 3 चरणों को मिला दे तो 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इन 283 सीटों में से कांग्रेस तो बहुत पीछे है और बीजेपी उससे काफ़ी आगे है। बीते चुनाव में बीजेपी ने 164 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 साल के संघर्ष की याद। वोटिंग प्रतिशत के कम होने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कांग्रेस का वोटर निराश है। उन्हें लग रहा है कि आएगा तो मोदी ही। वहीं बीजेपी के अंदर वोटर सोच रहे हैं कि हमारा एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, मोदी सरकार 400 पार का नारा लगाएंगे लेकिन वोट देने नहीं जाएंगे। ऐसा ही कुछ 2 फेज में देखने को मिला। अब धूप की वजह से कम वोटिंग की बात करने वालों की थ्योरी धराशायी हो गई। बाहर के तापमान को भी देखें तो टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा नजर आ रहा है। राहुल गांधी तो पिछले वीकेंड पर भले ही वीक ऑफ पर हों, लेकिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने प्रांत प्रतिष्ठा की पूरी याद लोगों को दिलाई। पीएम मोदी रामलला की बात तो करते थे लेकिन अयोध्या का एक दौरा और फिर वो एक साथ गिनाते हैं सारे काम कि हमने क्या क्या किया। पीएम मोदी के 500 साल के संघर्ष कहने के साथ ही 3 मिनट तक तालियां लगातार बजती रही। वहीं बीजेपी के हार्डकोर वोटर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़े। वो भारी तादाद में कम वोटिंग के बाद बाहर निकलने लगे। संगठन ग्राउंड वर्कर का रोल यही अहम हो जाता है जिसमें कांग्रेस पर 20 साबित होती है बीजेपी। क्या बीजेपी को 370 सीटें आ रही हैं? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 65.1% का मतदान हुआ था। इस वक्त बीजेपी 282 सीटें सारे चरणों के मतदान के बाद हासिल किए थे और कांग्रेस के हिस्से में 44 सीटें आई थी। 2019 में 67.4% वोटिंग के साथ बीजेपी ने 303 सीटें जीती और कांग्रेस 52 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी वोटिंग प्रतिशत में इजाफा ने बीजेपी की सीटों का मुनाफा करवाया, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग के साथ देश की 52% सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं अब तक। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो चली है कि क्या एनडीए का अब की बार 400 पार का सपना साकार होगा कि नहीं, क्योंकि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ समाप्त हो चुका है। बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना होगा तो उसे पहले 3 चरणों की 282 सीटों में से 164 पर जीत मिलनी चाहिए। वहीं अगर इससे बेहतर की उम्मीद की जाए यानी कि 370 सीटें जीतना हो तो बीजेपी को बाकी के शेष 4 चरणों की 260 सीटों में से 207 सीटें जीतनी होंगी। पिछली बार इन 260 सीटों में से बीजेपी ने 139 सीटें जीती थी। फर्स्ट हाफ के चुनाव का एग्जिट विश्लेषण। इस बार के चुनाव में आप एक फिल्म की तरह देखें तो इसका फर्स्ट हाफ तो समाप्त हो गया। इंटरवल के बाद इसका सेकंड हाफ 13 मई को शुरू होगा। फर्स्ट हाफ में पूरी फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहा, ये कोई भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। हाँ, ये बात और है कि सोशल मीडिया पर तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है, लेकिन पोलिंग बूथ पर टक्कर को लेकर शक है। बीजेपी के 150 से लेकर 180 सीटों पर सिमटने का दावा करने वाले से हमारा यह सवाल है कि इस चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है। हमारे देश में जितने भी चुनाव के विश्लेषक हैं और राजनीतिक पंडित हैं, किसी ने भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर कोई विश्लेषण किया ही नहीं है। विचार और विमर्श के केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी ही बने हुए हैं। पिछली बार 421 पर लड़कर मिले 52, 328 में से इस बार क्या? विपक्षी नेताओं का जोर इस बात पर है कि बीजेपी को कितनी सीटें आ रही है। हकीकत यह है कि पिछली दफा कांग्रेस ने देश की 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से लगभग 12% यानी 52 सीटों पर उसे जीत मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे कम 328 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर वो अपने पिछले प्रदर्शन को ऐसे के ऐसे ही दोहराने में कामयाब होती है तो केवल 40 सीट ही उसके हिस्से में आएंगे। कांग्रेस भले ही बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का मौखिक दावा कर रही हो, लेकिन वो बीजेपी की बराबर सीटों पर चुनाव तक नहीं लड़ पाई। बीजेपी 410 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मोदी के गियर बदलने से गेम में वापस आ गई बीजेपी।
फर्स्ट हाफ में प्रधानमंत्री का विंटेज रूप देखकर बीजेपी के कोर वोटर उत्साहित हुए हैं। पहले चरण में मोदी ने अपने गारंटी की बात की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन दूसरे चरण से ही उन्होंने वो सारी बातें कही जो मोदी का सबसे पुराना रूप है, जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। प्रधानमंत्री की जो स्वाभाविक राजनीति है, जिसके लिए वो पसंद किए जाने जाते हैं, वही विंटेज रूप प्रधानमंत्री का नजर आ रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने अपना गियर बदल लिया, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस बार कुछ लोग सोशल मीडिया को देखकर चुनाव में हार जीत का अनुमान लगा रहे हैं। वोटिंग के बढ़ने पर भी विपक्ष की तरफ से कोई बयान देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज हमने आपको तीसरे फेज की वोटिंग के बाद के आंकड़ों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।